ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फोन उठाते ही बलबीर सर ने लंबी सी किस देते हुए रिया से कहा, ओए रिया पुत्र, मेरे जिगर का टुकड़ा, कहाँ हो तुम? मुझे तो लगा तुम अपने इस दादू को भूल ही गई। न जाने क्यों कितने दिनों से वह उल्लू का पट्टा आर्यन भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने नहीं आ रहा अखाड़े पर। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने जवाब देते हुए कहा, दादू, बात यह है ना कि आर्यन आजकल बहुत बिजी है। रिया अच्छी तरह जानती थी कि पिछले कई दिनों से आर्यन रिया बनकर स्कूल अटेंड करने में बिजी था। बलबीर सर ने कहा, ठीक है, आजकल के बच्चे तो बड़ों से ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम अपने बलबीर दादू को मिलने क्यों नहीं आई? रिया ने यश और पिंकी की ओर देखकर फोन पे कहा, दादू, मैं इस वीकेंड को आपको मिलने आ रही हूँ। क्या मैं अपने कुछ दोस्त अपने साथ ला सकती हूँ? रिया की इस बात पर बलबीर सर ने जोर से फोन पर कहा, ओए पुत्र, यह भी कोई पूछने की बात है? यह दादू तुम्हारा है, दादू की एकेडमी तुम्हारी है, तुम जो चाहो कर सकती हो। यहाँ पर दोस्त बुलाओ, अपने साथ मस्ती करो। मुझे पता है तुम्हारी माँ तो सारा दिन घर पर सोती होगी और तुम्हें घर पर दोस्त बुलाने में मना करती होगी ताकि उनकी नींद खराब ना हो जाए। इतनी आलसी लड़की मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। बलबीर सर की बात सुनते ही रिया ने कहा, नहीं दादू, ऐसी बात नहीं है, मम्मा ऐसी बिल्कुल नहीं है। रिया की इस बात पर बलबीर सर ने कहा, जानता हूँ तू अपनी मम्मी की बहुत बड़ी चमची है, उसके बारे में जरा सी बात भी नहीं सुन सकती, मगर आज तुम्हारा यह दादू बहुत खुश है। तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने जो आने वाली हो। एक काम करना, अपने सारे ही दोस्तों को इकट्ठा लेकर आना। मैं सबके लिए मिठाइयाँ बनवाऊंगा और मीठी लस्सी भी बनाऊंगा। छत पर जाकर सारे दोस्त इकट्ठे मिलकर लस्सी पीना और पहलवानों की कुश्ती का मजा उठाना। तुम्हारे सारे दोस्त भी क्या याद रखेंगे कि रिया के दादू ने क्या खातिरदारी की थी। मुस्कुराती हुई रिया ने बलबीर दादू को थैंक यू कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जब रिया ने अपनी नजरें उठाकर अपने आसपास देखा तो क्लास के सारे बच्चे हैरानी से रिया को देखने लगे थे, मगर सबसे ज्यादा शौक जिसे लगा था वो रिया के ठीक सामने खड़ा यश था। यश ने कुछ देर रिया को बिना पलके झपकाए देखने के बाद कहा, रिया, तुम्हारे कनेक्शन तो बहुत दूर दूर तक है। तुम द फेमस मार्शल आर्ट गुरु बलबीर सर को भी जानती हो। रिया ने बिना कोई रिएक्शन दिए नॉर्मली अपने कंधों को हवा में उछालते हुए कहा, बलबीर दादू तो हमेशा से चाहते हैं कि मैं ही मार्शल आर्ट सीखूं, मगर उसकी प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहो तो मैं ले चलूंगी तुम्हें। यह बात सुनते ही यश ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाल दिए और कहा, बलबीर सर द फेमस मार्शल आर्ट गुरु ने मुझे मार्शल आर्ट सिखा दिया तो मैं स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय बन जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलना सीखने। पिंकी काफी देर से ही ध्यान से रिया को देख रही थी। कहीं ना कहीं पिंकी पहले वाली रिया को बहुत मिस करने लगी थी। पिंकी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इतने दिनों में जो रिया बनकर स्कूल आ रहा था वह आर्यन था। ऐसा नहीं था कि पिंकी इस रिया को पसंद नहीं करती थी, मगर आर्यन और पिंकी का स्वभाव काफी मिलता जुलता था, इसलिए आर्यन के साथ रहना पिंकी को ज्यादा अच्छा लगता था। अपनी सॉफ्ट आवाज में पिंकी ने रिया से पूछा, क्या मैं भी आ सकती हूँ? पिछले कई सालों से नताशा ने पिंकी के दिमाग में हमेशा से यह बात डाली थी कि वह बहुत ही कमजोर बच्ची है और उसे किसी भी आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। रिया ने मुस्कुराती हुई पिंकी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऑफ कोर्स तुम आ सकती हो, तुम्हें आना ही चाहिए। अपनी नजरें झुकाकर पिंकी ने कहा, मगर मैं कमजोर हूँ, मैं वहाँ क्या करूँगी? रिया ने पिंकी को समझाते हुए कहा, कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर वह लोग हैं जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। रिया के मुंह से यह बात निकलते ही अचानक ही नन्ही सी पिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभिषेक, जो काफी वक्त से रिया को साइड में खड़ा देख रहा था, उसने आगे आकर चुपके से रिया से कहा, मैं भी जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ले चलोगी? अभिषेक पहले हमेशा रिया के साथ खेलता, उसके साथ बातें करता, मस्ती करता, मगर पिछले कई दिनों से जब आर्यन रिया बनकर स्कूल आने लगा था
अभिषेक की दोस्ती रिया से कुछ कम होने लगी थी। आर्यन हमेशा ही अकेला रहना पसंद करता था, इसलिए जब भी अभिषेक रिया के साथ बात करना चाहता था या उसके साथ खेलना चाहता तो आर्यन उसे टाल देता। अभिषेक को पिछले कई दिनों से ऐसा लगने लगा था जैसे रिया जानबूझकर उसे अवॉइड कर रही थी। अभिषेक ने रिया से पूछ तो लिया था, मगर वह जानता था कि रिया का जवाब ना ही होगा। जब कुछ देर तक रिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिषेक ने अपनी नजरें नीची कर ली और वह वापस अपनी जगह पर जाने लगा। तभी पीछे से नन्ही सी रिया ने अभिषेक का हाथ पकड़कर उससे कहा, क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो? और यह क्या तुमने अपनी जगह बदल ली है क्या? तुम मेरे साथ अब बैठना नहीं चाहते? फिर से रिया की वही पुरानी आवाज और बात करने का तरीका सुनकर अभिषेक की आंखें में चमक आ गई। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, ऑफ कोर्स आई वांट टू सी विद यू, क्या तुम मुझे बैठने दोगे? रिया ने अभिषेक की पीठ थपथपाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बैठने दूंगी और तुम मेरे साथ बलबीर सर की मार्शल आर्ट एकेडमी में भी आ सकते हो। आफ्टर ऑल तुम हमारे क्लास की सबसे हैंडसम लड़की हो। बलबीर दादू को तुम जरूर पसंद आओगे। जब सारे बच्चे यह सारी बातें सुनकर हंसने लगे तब एक बेंच पर जोर से अपना हाथ पटकते हुए अर्जुन ने कहा, बस करो ये खी 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 खू खू खू। रिया तुम बहुत बदमाश लड़की हो, मुझे पता है। तुम इस बार जरूर झूठ बोल रही हो। अरे ऐसे ही अपने किसी बलबीर नाम के रिलेटिव को फोन लगा दिया। क्या गारंटी है कि वह वही बलबीर सर है जो ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी के ऑनर है? अर्जुन की इस बात पर रिया ने अपना नन्हा सा हाथ जोर से बेंच पर पटका और कहा, मानना न मानना तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे मान लेने से सच झूठ नहीं हो जाएगा और सच कभी झूठ नहीं हो जाएगा और झूठ सच नहीं हो जाएगा। जब मैं छोटी थी और बदमाशी करके मम्मा के पास अपनी कोई बात मनवाने के लिए तुम्हारी तरह ऐसे ही जब नाटक करती थी तब मम्मा मुझे यही कहती थी। रिया ने जब ये बात अर्जुन से बताई तो सारे क्लास के बच्चे एक साथ हंस पड़े। अर्जुन का गुस्सा हर सेकंड के साथ बढ़ने लगा था। अर्जुन ने जोर से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसी और चिल्लाकर रिया से कहा, हाउ डियर यू, तुमने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। रिया ने हंसते हुए अर्जुन की बात का जवाब दिया, मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया है, हर चीज को सोचने का तुम्हारा अपना नजरिया है। जिस चीज में लोगों को सीख मिलती है उसमें तुम्हें मजाक दिखाई देता है। शायद तुम्हारा दिमाग बाकी बच्चों के दिमाग से उल्टा ही चलता है। रिया की यह बात सुनकर क्लास के बाकी बच्चे अब जोर जोर से हंसने लगे। इससे पहले जब अर्जुन की मुलाकात रिया से हुई थी तब वह काफी शांत लग रही थी, मगर आज तो जो रिया अर्जुन के सामने खड़ी थी वह बहुत तेज दिमाग की थी। अर्जुन की हर बात का एक तेज और करारा जवाब था उसके पास, जो बाकी बच्चों के लिए काफी एंटरटेनिंग था। अर्जुन जो रिया की हाइट में दुगुना था और उम्र में भी सीनियर था, उसके पास रिया की शार्प और वीटी बातों का कोई जवाब नहीं था। अपने पांव पटकते हुए अर्जुन क्लास में हंसते हुए बच्चों के बीच से निकलकर बाहर चला गया। बाहर जाते ही अर्जुन ने अपना फोन निकालकर अपने पापा को फोन लगा दिया। रघुवीर शेखावत ने फोन उठाते ही अर्जुन से कहा, क्या हो बेटा, स्कूल टाइम में तुमने मुझे कॉल लगाया? रोते हुए अर्जुन ने अपने पापा से कंप्लेन करते हुए कहा, डैड, रिया ने कहा है कि बलबीर सर उसके बहुत ही करीब के रिलेटिव है। क्या यह बात सच है? अपने बेटे की इस बात को नकारते हुए रघुवीर शेखावत ने कहा, हो ही नहीं सकता बेटा, अगर उस लड़की का बाप रोहित मारवा है तो यह बात पॉसिबल ही नहीं है। रोहित मारवा बलबीर सर के दुश्मन सुखवीर का स्टूडेंट है और सब जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी और सुखवीर की एकेडमी के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है। क्लोज होना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि बलबीर सर रोहित मारवा का चेहरा भी देखना पसंद करते हैं। अपने पापा की बात सुनकर अर्जुन को राहत महसूस होने लगी। अपने गालों से आंसू पोंछते हुए अर्जुन ने अपने पापा से पूछा, डैड, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बलबीर सर की मार्शल आर्ट एकेडमी में जाना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद रघुवीर शेखावत ने अपने बेटे से कहा, ठीक है, मगर 5 से ज्यादा दोस्त मत लाना। बलबीर सर की एकेडमी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम सिर्फ अपने खास 5 दोस्तों को ही लाना। यह बात सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने पापा से कहा, आई लव यू डैडी,
आप बहुत अच्छे हो। यह कहते हुए अर्जुन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अर्जुन दौड़कर फिर से रिया की क्लास में आया और जोर जोर से हंस रहे बच्चों को खामोश करवाते हुए अर्जुन ने कहा, इस बार तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। मेरे पापा ने कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बलबीर सर को जानती हो। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वीकेंड में भी अपने 5 दोस्तों को लेकर बलबीर सर की एकेडमी पहुंच रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो पहुंच जाना तुम भी अपने दोस्तों के साथ ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी में। अगर तुम नहीं आई तो तुम स्कूल में सबसे बड़ी लूजर कहलाओगी। अर्जुन के मुंह से अपने लिए लूजर शब्द सुनते ही रिया का हंसता हुआ चेहरा अचानक ही गुस्से में बदल गया। रिया अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर अपनी आंखें छोटी करके गुस्से से सामने खड़े अर्जुन को देखने लगी। उधर मल्होत्रा हाउस में जब अनिका की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके फोन पर कई मिस्ड कॉल थे। अनिका ने देखा कि बलबीर सर का स्टूडेंट सूरज कब से उसे कॉल लगा रहा था। जब अनिका ने सूरज का कॉल उठाया तो हड़बड़ाती हुई आवाज में सूरज ने अनिका से कहा, दीदी आप कब आ रही है ब्रह्मपुत्र एकेडमी में? अनिका ने हैरान होकर सूरज से पूछा, क्यों, क्या हुआ? देखो बलबीर सर बूढ़े हो रहे हैं और तुम उनके आखिरी शागिर्द हो, इसलिए अब ब्रह्मपुत्र एकेडमी की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही उठानी है। यह बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद सूरज ने कहा, मगर दीदी मैं कैसे यह सब कुछ? सूरज की बात बीच में काटते हुए अनिका ने कहा, देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इससे पहले कि अनिका फोन काट देती सूरज ने कहा, बलबीर सर वाकई बहुत बूढ़े हो गए हैं, सुबह उठते ही खांसने लगते हैं। मुझे लगता है उनकी तबीयत बहुत जल्द बिगड़ने वाली है। सूरज की इस बात पर कुछ देर अनिका खामोश रही, फिर सूरज ने बात बदलते हुए अनिका से कहा, दीदी आज बलबीर सर के एक एक्स स्टूडेंट का फोन आया था। वह अपने बेटे को मार्शल आर्ट सीखने यहाँ भेजना चाहता है। उसके बेटे के कुछ दोस्त भी आएंगे, एकेडमी को कुछ पैसे मिल जाएंगे। अनिका ने फोन पर आवाज ऊंची करते हुए सूरज से कहा, मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि पैसों के लिए यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एकेडमी को बच्चों की बेबी सिटिंग नहीं बनानी है। कितने पैसे चाहिए मुझसे कह दो, मैं दे दूंगी। हड़बड़ाती आवाज में सूरज ने अनिका से कहा, जी नहीं, मैं समझ गया। फोन काटने से पहले अनिका ने सूरज से कहा, देखो सर को अगर सुबह उठते ही खांसी होती है तो मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर भेजती हूँ तुम्हें। यह दवाइयाँ आयुर्वेद के काफी साल पुराने तरीकों से बनाई गई है। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। रात को उनके खाने में मिलाकर उन्हें दे देना। वो और 100 साल तक इसी तरह तुम्हारे सर पर खड़े रहकर तुम्हें इस तरह से कॉल करने को कहेंगे। यह कहते हुए अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सूरज अनिका की बात सुनकर हैरान रह गया था। उसे यह नहीं पता चल रहा था कि इतनी अच्छी एक्टिंग करने पर भी अनिका को कैसे पता चल गया था कि बलबीर सर ठीक उसके सामने खड़े होकर उससे यह सारी बातें कहवा रहे थे। अनिका ने जो कुछ भी फोन पर अभी अभी कहा था वह सारी बातें सूरज ने बलबीर सर को बता दी। बलबीर सर अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए गुस्से से बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, यह आलसी लड़की एकेडमी की जिम्मेदारी अपने सर पर कभी नहीं लेगी। बलबीर सर की बात ने हामी भरते हुए सूरज ने कहा, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। दीदी को कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारी एकेडमी में। यह कितनी गलत बात है। मुझे दीदी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। सूरज की यह बात सुनते ही बलबीर सर ने जोर से सूरज की पीठ पर चपेट लगाई और कहा, अपने सीनियर के बारे में ऐसे बात करते हैं? अरे भाई, वह एक लड़की है। डिलीवरी के बाद उसके शरीर से काफी खून बह गया था, इसलिए उसे आम इंसान से ज्यादा नींद की जरूरत होती है। अगर वह दिन के 12 घंटे ना सोए तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है और इसीलिए वह जिम्मेदारियों से जरा दूर भागती है। इसका मतलब यह नहीं अनिका की नीयत पर शक करो और फिर तुम अपने आप को देखो। वह लड़की मेरे पास कुछ ही महीने रही, मगर मार्शल आर्ट की वो टेक्निक्स मेरे पास सीख गई जो मेरा सबसे अच्छा शागिर्द भी नहीं सीख पाया। और तुम इतने साल से इस एकेडमी में जूतियां घिस रहे हो, फिर भी अभी तक बेसिक तकनीक पर भी तुम्हारी पकड़ मजबूत नहीं हुई। अब जाओ यहाँ से। जैसे ही सूरज अपनी गर्दन झुकाकर जाने लगा, बलबीर सर ने उसे पीछे से रोक लिया और कहा, अरे रुक जाओ, एक काम करो,
रोहित मारवा को जरा फोन लगाओ। बलबीर सर पिछले कई दिनों से सूरज से कहकर रोहित मारवा से पूछने की कोशिश करते थे कि आखिर आर्यन कब अपनी ट्रेनिंग रीज्वाइन करेगा, मगर रोहित रोज कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। पिछले कई दिनों से आर्यन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में नहीं आया था। सूरज ने बलबीर सर को पहले कभी भी किसी स्टूडेंट के पीछे इस तरह पढ़ते हुए नहीं देखा था। काफी स्टूडेंट ऐसे होते थे जो पहले कुछ दिन बड़ी मेहनत और लगन से एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए एक्चुअली रेगुलर आते थे, मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद वह ट्रेनिंग लेना छोड़ देते थे। सूरज ने सोचा था कि आर्यन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, मगर हर दिन बलबीर सर सूरज को रोहित मारवा के घर पर फोन लगाकर पूछने को कहा करते थे आखिर आर्यन कब रिजाइन करेगा। सूरज ने रोहित मारवा को फोन लगाकर बड़े ही पोलाइटली पूछा, हेलो मिस्टर मारवा, मैं सूरज बोल रहा हूँ बलबीर सर की एकेडमी से। क्या मैं जान सकता हूँ कि आर्यन बाबा कब से एकेडमी ज्वाइन करेंगे? भले ही सूरज बलबीर सर का शागिर्द था और बलबीर सर के बाद एकेडमी का केयर टेकर वही था, मगर रोहित मारवा से बात करने में सूरज को बहुत झिझक होती थी। रोहित मारवा दिल्ली और देश का एक बहुत बड़ा नाम था। बलबीर सर की वजह से सूरज को रोहित मारवा से मिलने का मौका मिला था, मगर इतना वक्त गुजरने के बाद भी जब भी बलबीर सर सूरज से कहते कि वो रोहित से बात करे तो सूरज के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते थे। और फिर अभी अभी अनिका ने भी सूरज से कहा था कि कई माँ बाप बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के बहाने से एकेडमी को बेबी सिटिंग हाउस बना देते हैं। रोहित के लिए भी सूरज के मन में ऐसे ही कुछ ख्याल चल रहे थे। तभी फोन पर सूरज को रोहित की आवाज सुनाई दी। रोहित ने कहा, मैं उसे जल्द भेजूंगा। रोहित की बात सुनते ही सूरज के मुंह से निकल गया, जी मैं समझ सकता हूँ सर, अगर आर्यन बाबा प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि सूरज की बात पूरी होती रोहित ने फोन पर कहा, मैंने कहा ना वह जल्द एकेडमी रीज्वाइन करेगा। यह कहने के बाद रोहित ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित की ऊंची आवाज सुनकर सूरज बहुत घबरा गया था। उसने बलबीर सर की ओर देखकर कांपती हुई आवाज में कहा, आर्यन बाबा आज भी नहीं आने वाले हैं। बलबीर सर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा, यह लड़का भी सचमुच उसकी मां पर गया। लगता है बिल्कुल आलसी, आए दिन बहाने बनाते रहता है। जरूर आज कोई नया बहाना बना दिया होगा उसने अपने पापा को, ताकि वह उसे जबरदस्ती ट्रेनिंग के लिए ना भेजे। जैसे ही बलबीर सर ने यह कहा, सूरज ने एक लंबी सांस भरते हुए बलबीर सर से कहा, जी वो मिस्टर मारवा ने कहा कि वह बहुत जल्द बाबा को यहाँ भेजेंगे। सूरज की बात सुनते ही बलबीर सर की आंखों में खुशी से चमक आ गई। मारवा हाउस। मारवा खानदान के मेन हाउस में आर्यन सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, मगर आज आर्यन ना तो पढ़ाई कर रहा था और ना ही उसकी मैथ ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। बस वह बेडरूम की बालकनी में यहाँ वहाँ घूम रहा था। वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। दरअसल रात को भी आर्यन को ठीक तरह से नींद नहीं आई थी। आर्यन बार बार अपनी बेडरूम की सजावट को देखता था और फिर बालकनी में आकर कुछ सोचने लगता था। आर्यन का पूरा कमरा पिंक कलर से रिपेंट किया गया था। कमरे में स्टडी टेबल के ठीक बगल में एक ड्रेसिंग टेबल लगाया गया था, जिसमें पर्पल, पिंक, रेड और फ्लोरल कलर्स के कांच लगाए गए थे। पूरा कमरा बार्बी डॉल और अलग अलग सॉफ्ट टॉयज से भर दिया गया था। जब आर्यन ने अपना वार्डरूम खोलकर देखा तो यह देखकर चौंक गया कि पूरा वार्डरूम लड़कियों जैसे ड्रेसेस से भरा हुआ था। पूरा वार्डरूम ढूंढने के बाद उसे बिल्कुल पीछे अपने कुछ पुराने कपड़े मिले। आर्यन ने सोचा कि अभी इन्हीं कपड़ों से कुछ दिनों तक काम चलाना पड़ेगा। फिर जब वह अपने डैड के साथ उनके प्राइवेट विला में जाएगा तो वहां उनके पुराने कपड़े उसे वापस मिल जाएंगे। मेन मारवा हाउस में सारे बच्चे एक रूम में बैठकर प्राइवेट टीचर के पास पढ़ा करते थे। मारवा खानदान का कोई भी बच्चा पब्लिक स्कूल नहीं जाता था, बल्कि देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर्स मारवा हाउस में जाकर उनके बच्चों को पढ़ाया करते थे। बंगले की चौथे माले पर एक क्लास बनाया गया था, जिसमें मारवा खानदान के बच्चों को प्राइवेट टीचर आकर पढ़ाया करते थे,
जब आर्यन तैयार होकर आज होम क्लास में पहुंचा तब लड्डू उसके एक दूर के कजिन के साथ बात कर रहा था। लड्डू की बात आर्यन के कानों पर पड़ी। लड्डू अपनी कजिन से कह रहा था, क्या तुम सच कह रही हो? क्या आर्यन सचमुच नहीं जानता? लड्डू जिस बच्चे के साथ बात कर रहा था वह उसे हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ आई एम श्योर, मैंने पिछले हफ्ते ही देखा था। आर्यन एक सिंपल मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बस पेन पकड़कर क्वेश्चन को घूरे जा रहा था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आर्यन को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता। इस बात पर लड्डू हैरान हो गया। लड्डू ने हैरानी से अपने कजिन से कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? पिछले एग्जाम में तो हमेशा ही आर्यन को मैथ्स में फुल मार्क्स मिले थे। उस बच्चे ने लड्डू की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मगर यह तो पहले की बात थी। आजकल तो आर्यन सारा दिन मोबाइल में गेम खेलते रहता है। मेरे ख्याल से उसे गेम्स के अलावा और कुछ सूझता भी नहीं। और मेरी मम्मी कहा करती है, आजकल की गेम्स बहुत एडिक्टेड कर देती है। अगर किसी भी बच्चे को इसकी लत लग जाए तो समझो उसका सारा ध्यान पढ़ाई पर से हट जाएगा और उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। लड्डू को सारी बात अचानक ही समझ में आने लगी। लड्डू समझ रहा था कि क्योंकि आर्यन अब सारा दिन गेमिंग कर रहा है और उसमें काफी अच्छा भी हो गया था, इसलिए जानबूझकर उस दिन उसने लड्डू को गेम खेलने के लिए उकसाया, जिसकी वजह से उसके पापा और दादा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि घर पहुँचने के बाद लड्डू के दादा पंकज मारवा ने लड्डू की अच्छी खासी पिटाई भी की थी। आज लड्डू आर्यन से उस पिटाई का बदला लेना चाहता था। जैसे ही आर्यन आकर अपनी बेंच पर बैठा, लड्डू ने अपने गोल मटोल चेहरे पर स्माइल लाकर बड़े ही प्यार से अपने छोटे भाई की तरफ देखा और कहा, मेरे नन्हे मुन्ने भाई आर्यन, तुम मैथ में बहुत अच्छे हो और देखो ना, मैं कब से यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, पर मैं जानता हूँ तुमने ऐसे प्रॉब्लम्स पहले भी सॉल्व किए हैं, जरा मेरी हेल्प कर दो। आर्यन ने जब लड्डू का दिया हुआ प्रॉब्लम देखा तब उसे पता चला कि यह प्रॉब्लम बहुत ही आसान था और ऐसा नहीं हो सकता था कि लड्डू की उम्र का लड़का इस तरह का मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए। आर्यन ने मन ही मन सोचा, या तो लड्डू पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर था या फिर वह फिर से आर्यन को फंसाने की कोई तरकीब लगा रहा था। जब आर्यन पेन पकड़कर कुछ देर यह सब कुछ सोचने लगा, तब भी लड्डू की कजिन ने लड्डू को धीरे से कान में आकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, इसी तरह बस पेन पकड़कर मैथमेटिक्स के सिंपल प्रॉब्लम को देखते रहता है मगर सॉल्व नहीं कर पाता। मेरी मम्मी पापा ठीक कहते थे कि बच्चों को एक बार अगर गेमिंग की आदत लग गई तो वह पढ़ाई में कितना भी अच्छा क्यों न हो, कुछ ही देर में उसका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई से हट जाता है। तभी वहां क्लास में टीचर आई और उसने मंथली टेस्ट पेपर सारे बच्चों के डेस्क पर रख दिए। कुछ देर में एग्जाम टाइम शुरू हुआ। आधे घंटे बाद जब टीचर ने सारे बच्चों से कहा कि वह अब लिखना बंद करें और अपनी अपनी वर्कशीट सबमिट कर दें, तो लड्डू ने सबसे पहले जाकर टीचर के हाथ में अपनी वर्कशीट थमा दी और आर्यन की बेंच के पास आकर बोला, क्यों गेमर, इस बार कैसी रही तुम्हारी एग्जाम? मुझे नहीं लगता कि हर बार की तरह इस बार तुम्हें एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। गेम में मुझे हराकर तुमने मेरे दादाजी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, मगर जब वह देखेंगे कि एग्जाम में मैंने तुमसे बेहतर परफॉर्म किया है तो आई एम श्योर वह मुझसे बहुत खुश होंगे। सारे बच्चे एक के बाद एक टीचर को अपनी वर्कशीट सबमिट करके क्लासरूम से बाहर जाने लगे। जब टीचर ने आर्यन की वर्कशीट आर्यन के पास से ली तब अचानक ही क्लास के अंदर चिराग मेहता आया और आर्यन से कहने लगा, चलो आज तुम्हें बलबीर सर की एकेडमी में जाना है। आर्यन चुपचाप चिराग मेहता के पीछे क्लासरूम में बाहर चला गया। मारवा हाउस के बाहर रोहित अपनी बड़ी काली गाड़ी में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। चिराग मेहता ने कार का दरवाजा खोला और आर्यन ने अपने दोनों हाथों से कार को पकड़ लिया। फिर एक लंबा सा स्टेप लेकर कार के अंदर ठीक रोहित के बगल में बैठ गया। आज चिराग मेहता रोहित का बर्ताव देखकर हैरान था। पिछले कई दिनों से जब भी चिराग
में था आर्यन के लिए कार का दरवाजा खोलता तो रोहित पहले कार से उतरकर आर्यन को अपने हाथों में उठा लेता और फिर उसे बड़े ही प्यार से कार की सीट पर बैठाता था। मगर आज जब चिराग ने आर्यन के लिए दरवाजा खोला तो रोहित ने अपना ध्यान अपने डॉक्यूमेंट से हटाया भी नहीं और आर्यन को खुद ही कार के अंदर चढ़ना पड़ा। चाहे चिराग के लिए रोहित का बर्ताव आर्यन की तरह बदल गया था, मगर आर्यन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि रोहित रिया को पिछले दिनों से किस तरह ट्रीट करता था। इस तरह से खुद ही कार में चढ़ना आर्यन के लिए नॉर्मल बात थी। जैसे ही ड्राइवर ने कार को स्टार्ट किया, वो टीचर जिसने अभी अभी बच्चों की वर्कशीट कलेक्ट की थी वह बाहर निकली। रोहित को कार में बैठा देखकर टीचर ने कार को रोक लिया। टीचर को इस तरह से देखकर रोहित का कार से बाहर उतरा। टीचर ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मैं आपसे काफी दिनों से कह रही हूँ कि आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा, काफी बदल गया है। सारा दिन उसका ध्यान मोबाइल गेम्स में लगा रहता है। मैंने आपसे कहा था कि he needs स्पेशल अटेंशन। इससे पहले जब टीचर ने रोहित को आर्यन की कंप्लेन की थी, दरअसल वह कंप्लेन रिया के लिए थी। रिया क्लासरूम में बैठकर भी ज्यादातर अपना ध्यान मोबाइल गेमिंग में रखती थी। पढ़ाई में रिया अच्छी थी, मगर उसका ध्यान हमेशा भटकता हुआ रहता था। और यह बात जब टीचर ने रोहित को बताई, तब रोहित ने टीचर से कहा कि अभी आर्यन बच्चा है, उसकी उम्र खेलकूद की है, उसे वही करने दी जाए जो वह करना चाहता है। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि वह रिया को चाह कर भी कभी बांध नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि रोहित को रिया से ज्यादा प्यार था और आर्यन से कम, मगर रोहित जानता था कि रिया एक आजाद नदी की तरह थी जिसे बांधना अच्छा नहीं होता। टीचर की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आर्यन अब ऐसा नहीं करेगा। इनफैक्ट अब वह पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देगा। टीचर ने रोहित से कहा, अगर आज की ही बात ले लीजिए, जो मैथ्स के प्रॉब्लम मैंने बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए थे वह थोड़ी डिफिकल्ट थे, मगर सारे बच्चों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया है पूरा पेपर, मगर आर्यन ने तो सिर्फ 15 मिनट बाद गिव अप कर दिया। आई एम श्योर इस टेस्ट में पास नहीं हो पाएगा। टीचर के मुंह से यह बात दरवाजे के पीछे खड़े लड्डू ने सुनी। यह बात सुनते ही लड्डू के चेहरे पर चमक आ गई। टीचर की बात सुनकर रोहित ने एक बार अंदर बैठे आर्यन को देखा। आर्यन कार के अंदर से टीचर और रोहित के बीच की चल रही बातों को नहीं सुन पा रहा था, मगर बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन हैरान होकर टीचर और अपने डैड को देख रहा था। रोहित ने टीचर से कहा, ठीक है, एक काम कीजिए, आप ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाइए और आर्यन का टेस्ट पेपर यहीं पर चेक कर लीजिए और मुझे बताइए उसके प्रोग्रेस के बारे में। यह कहते हुए रोहित अपनी कार में पीछे आर्यन के साथ बैठ गया और टीचर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठकर आर्यन का पेपर चेक करने लगी। लगभग 5 या 7 मिनट कार में पूरी तरह से खामोशी रही। उसके बाद टीचर के मुंह से अचानक लिखा, सुपर, अनबिलीवेबल। टीचर ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए आर्यन और रोहित से कहा, आर्यन को टेस्ट में फुल मार्क्स मिले हैं। 15 मिनट के बाद उसने ऑप्शन के साथ पूरा पेपर सॉल्व किया था और उसके सभी जवाब राइट हैं। आई एम सॉरी मिस्टर मारवा, आप ठीक कहते हैं। बच्चों को जोर जबरदस्ती से कोई चीज करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, वरना उसका उस चीज के लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आर्यन प्रूव करता है कि चाहे बाकी बच्चों से वह कम पढ़ाई करता है, मगर जितनी पढ़ाई करता है वह मन लगाकर करता है। यह कहते हुए टीचर कार से निकलकर ऑफिस में चली गई। टीचर के जाते ही रोहित की नजर नन्हे से लड्डू पर पड़ी। लड्डू कार के पीछे खड़ा खड़ा अंदर चल रही बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, मगर लड्डू रोहित की और टीचर की बातें सुन नहीं पाया था। रोहित ने बाहर निकलकर लड्डू से पूछा, क्या हुआ लड्डू, एनी प्रॉब्लम? जब लड्डू ने देखा कि रोहित मारवा ने उसे उसकी प्राइवेट बातें सुनने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया था, तो अचानक ही हंसते हंसते लड्डू ने कहा, नहीं नहीं रोहित अंकल, मैं तो यह सुनने की कोशिश कर रहा था कि कार का इंजन आगे की तरफ होता है या पीछे की तरफ। वैसे रोहित अंकल, मुझे आपसे बात करनी थी। आर्यन मेरा भाई है
और मुझे उसकी बहुत फिक्र है। क्या आपको पता है आज क्लास में क्या हुआ है? लड्डू ने बिल्कुल दबी हुई आवाज में रोहित के साथ बात करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू रोहित को कोई जासूसी खबर दे रहा हो। लड्डू ने कहा, रोहित अंकल, आजकल आर्यन का ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं रहता है। वह सारा दिन गेमिंग करते रहता है। अब देखो, उस दिन मुझे तो पता नहीं था कि आर्यन सारा दिन गेम खेलता है और गेम खेलने में अब वह इतना अच्छा हो गया है, इसलिए तो उसने मुझे हरा दिया। मगर सच बात तो यह है कि गेम खेलने की वजह से उसकी पढ़ाई पर असर पड़ा है। आज आधे घंटे का टेस्ट पेपर आर्यन ने 15 मिनट के अंदर ही गिव अप कर दिया। रोहित अच्छी तरह जानता था कि यह लड्डू का कोई नया पैतरा था, आर्यन को सबके सामने नीचा दिखाने का। रोहित ने लड्डू से कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे यह सब बात बता दी। अब देखना मैं आर्यन की कैसी खबर लेता हूँ। यह कहते हुए रोहित ने आर्यन को कार से बाहर निकलने को कहा और झूठ मूठ अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित ने आर्यन से कहा, अगर आज की टेस्ट में तुम्हें फुल मार्क्स नहीं आए तो तुम्हें सबके सामने हमें अपने कान पकड़कर 100 बार सिटअप करने होंगे। तुम्हारी टीचर अभी अभी फिर से अपनी ऑफिस में गई हैं। मेरे ख्याल से कुछ ही देर में वह सारे बच्चों के पेपर चेक कर लेंगी और चैटिंग ग्रुप पर सारे बच्चों के रिजल्ट भी डाल देंगी। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही लड्डू का चेहरा खुशी से चमकने लगा। लड्डू अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर अंदर की ओर दौड़ने लगा। लड्डू ने तेज आवाज लगाते हुए अपने दादा और डैड को बाहर बुलाकर कहा, दादाजी, पापा बाहर आइए। आज आर्यन ने टेस्ट में बहुत खराब परफॉर्म किया है और रोहित अंकल ने आर्यन से कहा है कि अगर उसने टेस्ट में फुल मार्क्स नहीं लाए तो उसे सबके सामने सजा मिलेगी। आर्यन के सबके सामने बेइज्जती होने वाली थी। यह सुनते ही पंकज मारवा हाथ में छड़ी पकड़कर तेज कदमों से नीचे हॉल में आ गया और हॉल के ठीक बगल में बने दादी माँ के कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से कहने लगा, देखो माँ, आर्यन पढ़ाई में कमजोर है और टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, इसलिए रोहित उसे सबके सामने सजा देने वाला है। दादी माँ को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दादी माँ कुछ नौकरों के साथ अपनी व्हील चेयर पर बाहर आई और कहने लगी, यह क्या अजीब बात है, इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सजा देना कोई अच्छी बात नहीं है। टीचर ऑफिस में जाकर बाकी बच्चों की पेपर चेक कर रही थी। तभी एक के बाद एक मारवा खानदान के सभी लोग हॉल में जमा होने लगे। सारे बच्चों के और उनके पेरेंट्स में इस बात की एक्साइटमेंट थी कि आज सभी बच्चों के मार्क्स सबके सामने डिक्लेयर किए जाने वाले थे और आज रोहित भी मौजूद रहने वाला था। बच्चे रोहित को बहुत रिस्पेक्ट से देखते थे। मारवा खानदान के ज्यादातर बच्चे रोहित को ही अपना आइडल मानते थे। रोहित बचपन से पढ़ाई में बहुत स्मार्ट था, खेल कूद में भी आगे था। बच्चों की माँ बाप हमेशा उनको रोहित के एग्जाम्पल्स दिया करते थे। जब टीचर बच्चों के पेपर चेक कर रही थी, नीचे हॉल में काफी हल्ला होने लगा। आर्यन का हाथ पकड़कर हॉल में आ रहे रोहित पर दादी माँ तुरंत बरस पड़ी। दादी माँ ने रोहित से कहा, यह क्या बात हो गई? फुल मार्क्स नहीं आने पर एक छोटे से बच्चे को इस तरह सबके सामने पनिश करोगे? क्या हमने तुम पर इस तरह का कोई प्रेशर बनाया था जब तुम छोटे थे? पंकज मारवा ने दादी माँ की बात में हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप माँ, और फिर हम सब जानते हैं कि आर्यन बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। ही इज ए स्पेशल चाइल्ड। हमने यह भी देखा कि किस तरह आर्यन मोबाइल गेमिंग करता है, ठीक ठाक अच्छा खेल लेता है। हमारे लिए इतना बहुत है। अब आर्यन कोई नॉर्मल बच्चा तो है नहीं जो खेल कूद और पढ़ाई दोनों में आगे हो, रोहित और लड्डू की तरह। सच पूछो तो रोहित के सारे गुण इस लड्डू में बिल्कुल वैसा ही जैसे रोहित बचपन में था। खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब कुछ बैलेंस करके चलता है। दादी माँ अच्छी तरह जानती थी कि पंकज मारवा क्या कहना चाहता था। पंकज की बातों का जवाब देते हुए दादी माँ ने कहा, आर्यन और लड्डू दोनों ही बच्चे हैं पंकज। मेरे ख्याल में हमें ऐसी बातें करके उनका बचपना नहीं छीनना चाहिए और कोई जरूरत नहीं है बच्चों के मार्क्स सबके सामने डिक्लेयर करने की। आजकल तो स्कूल में भी मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए जाते सबके सामने ऐसे। जैसे ही दादी माँ ने यह बात कही,
टीचर बच्चों की वर्कशीट अपने हाथ में लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। टीचर के आते ही पंकज ने टीचर से पूछा, प्लीज कम। टीचर, आज सारे पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने अपने बच्चों के मार्क्स जानने के लिए, लेकिन उससे पहले हम सब पेरेंट्स को सबसे पहले हमारे लाडले आर्यन के मार्क्स जानना चाहते हैं। दादी माँ ने पंकज मारवा का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, यह क्या कह रहे हो तुम पंकज? बच्चों के मार्क्स को इस तरह सबके सामने डिक्लेयर करके तुम बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। तुम्हें पता भी है जिन बच्चों को बाकी बच्चों से कम मार्क्स मिलेंगे उनके मन पर क्या असर पड़ेगा। पंकज मारवा ने भी अपनी माँ की इस बात पर धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, माँ, इन बच्चों को कल उठकर दुनिया के साथ कम्पीट करना है। अगर यह बच्चे अभी से एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करेंगे तो आगे चलकर इतनी बड़ी दुनिया को फेस करने की हिम्मत इनमें कहां से आएंगी। अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए पंकज ने टीचर से कहा, आइए टीचर, बताइए कितने मार्क्स मिले हैं हमारे लाडले आर्यन को। टीचर ने अपनी फाइल से आर्यन की वर्कशीट निकालते हुए कहा, 120। इसका मतलब यह था कि आर्यन को 100 में से 120 नंबर मिले थे। यह आंकड़ा सुनकर पंकज मारवा के होश उड़ गए। टीचर के मुंह से निकले मार्क्स को अभी भी वह समझ नहीं पाया था। पंकज मारवा ने अटकती हुई आवाज में टीचर से पूछा, क्या आप 20 कहना चाहती हैं? टीचर ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, जी नहीं, आर्यन ने 100 में से 120 मार्क्स स्कोर किए हैं। टीचर की यह बात सुनकर ही पंकज मारवा ने जोर से अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, यह क्या कह रही हैं आप? 100 में से किसी को 120 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? तभी पंकज मारवा के ठीक बगल में खड़े लड्डू ने मुस्कुराते हुए पंकज से कहा, मिल सकते हैं दादाजी, 100 मार्क्स का पेपर और 20 मार्क्स के हाई लेवल क्वेश्चन। यह वो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सिलेबस के बाहर के होते हैं, यानी कि हम में से ऊपर के स्टैंडर्ड वाली क्वेश्चन। अगर आर्यन ने उनका सही आंसर दिया होगा तो उन्हें 20 एक्स्ट्रा मार्क्स मिले होंगे। इससे नेक्स्ट एग्जाम में मैं स्टूडेंट को कुछ चैप्टर का एग्जाम्पशन भी मिल जाएगा। यह कहते हुए अचानक ही लड्डू को रियलाइज हुआ कि आर्यन को 100 में से 120 मार्क्स मिले थे। बोलते बोलते लड्डू अचानक ही अटक गया और बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देखने लगा। ऐसा लग रहा था लड्डू को किसी ने स्टेच्यू कर दिया हो। लड्डू की पीठ पर जोर से चपेट लगाते हुए पंकज मारवा ने कहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जो बच्चा पूरे दिन गेम खेलते रहता हो उसे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं? क्या बाकी बच्चों को 100 में से 200 मार्क्स मिले हैं क्या? टीचर ने पंकज मारवा की बातों का जवाब देते हुए कहा, जी, आर्यन हाईएस्ट है, बाकी कोई बच्चा 70 के ऊपर स्कोर नहीं कर पाया है। टीचर की यह बात सुनते ही दादी माँ के चेहरे पर रौनक आ गई। दादी माँ ने बड़े ही प्यार से आर्यन की पीठ थपथपाई और पंकज मारवा से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आर्यन नॉर्मल नहीं है। आज यह बात मैं भी मानती हूँ, आर्यन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ना वह रोहित जैसा है और ना बाकी बच्चों जैसा, बल्कि तुम ही हो जिसने आर्यन को सही पहचाना है। पंकज, जब तुम कहते थे कि आर्यन नॉर्मल नहीं है तब मैं तुम्हारी बात नहीं मानती थी, लेकिन आज मैं समझी कि तुम क्या कहना चाहते थे। आर्यन नॉर्मल नहीं है बल्कि एक जीनियस है। आई एम प्राउड ऑफ जीनियस लिटिल बॉय। मारवा खानदान के बाकी बच्चे आर्यन के मार्क्स सुनकर आर्यन को कंग्रेचुलेट करने लगे। कुछ बच्चों के माँ बाप ने आकर रोहित को भी कंग्रेचुलेट किया और कहा, भाई वाह रोहित, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। तभी दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए सबसे कहा, रोहित का बेटा रोहित से एक कदम आगे है। दादी माँ की यह बात सुनते ही सभी लोगों ने दादी माँ के हाँ में अपना सर हिला दिया। दादी माँ को खुश देखकर रोहित को बहुत अच्छा लग रहा था, मगर कहीं न कहीं रोहित को पंकज मारवा की कई बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पंकज मारवा ने लड्डू को कॉलर से पकड़ा और उसे खींचकर कमरे में ले जाने लगा। लड्डू जोर जोर से अपने हाथ पांव में उछालकर पंकज मारवा के पीछे पीछे चल रहा था। लड्डू को पता था कि आज उसके दादाजी फिर से जमकर उसकी पिटाई करने वाले हैं।
सबके जाने के बाद रोहित ने अपनी दादी की व्हीलचेयर को सहारा देते हुए उन्हें अपने कमरे तक छोड़ा और फिर आर्यन को लेकर वह बलबीर सर की एकेडमी चला गया। बलबीर सर की एकेडमी में पहुंचते ही रोहित ने कार से उतरते वक्त आर्यन से कहा, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले अपनी मम्मा को यह बताना मत भूलना कि तुमने फिर से बलबीर सर की एकेडमी में आकर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। रोहित की इस बात पर आर्यन हैरान हो गया। आर्यन ने रोहित से पूछा, मगर ऐसा क्यों? दरअसल रोहित चाहता था कि अनिका को पता चले कि आर्यन ने एकेडमी आना फिर से शुरू कर दिया है, ताकि अगर उन्हें फिर से रिया और आर्यन की अदला बदली करनी है तो वह आसानी से कर सके। ऐसा नहीं था कि रोहित को आर्यन के साथ रहना पसंद नहीं था, मगर कहीं न कहीं रिया के जाने के बाद रोहित को रिया की कमी महसूस होने लगी थी। रिया का सारा दिन बोलना, रिया की हाजिर जवाबी रोहित बहुत मिस करने लगा था। कहीं न कहीं रोहित भी यह चाहता था कि जल्द से जल्द दोनों बच्चे आपस में अदला बदली करें और रिया फिर से रोहित के पास आ जाए। मगर किसी तरह अपनी बात को घुमाते हुए रोहित ने आर्यन को जवाब देते हुए कहा, ताकि तुम्हारी मम्मा को भी पता चले कि तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हो और बड़े होकर अपनी मम्मा की हिफाजत कर सकते हो। रोहित की बात आर्यन को समझ में नहीं आई, मगर आर्यन ने रोहित की बात पर हाँ में अपना सर हिला दिया और अपने दोनों हाथों से कार के दरवाजे को जोर से धक्का मार के आर्यन एकेडमी में चला गया। जब रोहित की गाड़ी एकेडमी के गेट के बाहर निकली, तभी एक दूसरी लंबी लाल गाड़ी एकेडमी के गेट से अंदर एंटर हुई। राजवीर शेखावत कार से उतरकर एकेडमी के रिसेप्शन में गया। रिसेप्शन चेयर पर सूरज बैठा था। राजवीर शेखावत को देखते ही सूरज अपनी जगह से खड़ा हो गया और राजवीर से कहने लगा, भैया आप आइए आइए, आपका कॉल आया था। मैंने बलबीर सर से बात भी कर ली है। आपने यहाँ पर्सनली आने की तकलीफ क्यों उठाई? राजवीर शेखावत बलबीर सर का पास्ट स्टूडेंट था। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में काफी अच्छा भी था। बलबीर सर को पता चला कि राजवीर शेखावत के कनेक्शन इलीगल कामों से है। हालांकि इन बातों का कोई सबूत नहीं था। बलबीर सर ने राजवीर शेखावत को ट्रेनिंग देने से यह कहकर रोक लिया कि राजवीर की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और अब उसे आगे ट्रेन होने की कोई जरूरत नहीं थी। राजवीर शेखावत भी अच्छी तरह जानता था कि उसकी ट्रेनिंग क्यों रोक दी गई थी, मगर काफी सालों तक ट्रेनिंग लेने के बाद अब राजवीर शेखावत को भी और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी और पिछले कुछ सालों से उसके पास ट्रेनिंग का वक्त भी नहीं था। राजवीर शेखावत ने सूरज से पूछा, क्या तुमने बलबीर सर को मेरे बेटे और उसके फ्रेंड्स के बारे में बात की? थोड़ी सी झिझक के बाद सूरज ने राजवीर से कहा, माफ करना भैया, आप सर के पुराने स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके बेटे को ट्रेनिंग सेशन देने के लिए तैयार है सर, मगर आप उनके फ्रेंड्स को नहीं ला सकते एकेडमी में। सूरज की इस बात पर हैरान होते हुए राजवीर ने पूछा, मगर यह क्या बात हुई? बलबीर सर को तो बच्चों से बहुत लगाव है, फिर अचानक उन्होंने मना क्यों कर दिया? सूरज ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल यह फैसला दीदी का है। राजवीर अच्छी तरह से जानता था कि बलबीर सर की दीदी के लिए हुए फैसले को कभी नहीं टालेंगे। राजवीर ने दीदी को कभी देखा नहीं था, मगर वह जानता था कि 20 साल पहले बलबीर सर ने एक लड़की को अपना शागिर्द बनाया था, जो उनकी लीगेसी आगे ले जाती। हालांकि राजवीर कभी उस लड़की से मिला नहीं था, मगर वह जानता था बलबीर सर और उनका शागिर्द सूरज दीदी के लिए फैसले को कभी नहीं टालेंगे। राजवीर ने सूरज से कहा, मैं एक बार बलबीर सर से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही राजवीर उठकर ट्रेनिंग एरिया में जाने लगा, सूरज ने उसे रोकते हुए कहा, माफ कीजिएगा भैया, इस वक्त बलबीर सर एक बच्चे की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह जानकर राजवीर शेखावत हैरान रह गया। ऐसा कई सालों में नहीं हुआ था कि बलबीर सर खुद किसी बच्चे को ट्रेन करे। फिर आज यह कौन बच्चा था जिसे ट्रेन करने के लिए बलबीर सर खुद ट्रेनिंग रिंग में उतरे थे? हैरान राजवीर ने मुस्कुराते हुए सूरज की ओर देखा और कहा, अरे वाह, काफी सालों बाद बलबीर सर खुद अखाड़े में उतरे हैं, वो भी किसी बच्चे को ट्रेन करने के लिए। भाई, वह नजारा देखने लायक होगा। काफी साल पहले देखा था उन्हें, तब वह हम जैसे शेरों को अखाड़े में कुश्ती के दांव पे सिखाया करते थे। आज देखता हूँ कौन है यह बच्चा जिसने बलबीर सर को इतने सालों बाद अखाड़े में उतारा है।
जब रघुवीर शेखावत अपनी जगह से खड़ा होकर बलबीर सर की ट्रेनिंग रिंग की ओर जाने लगा, तब अचानक पीछे से सूरज ने आकर उन्हें रोक लिया। अटकती हुई आवाज में सूरज ने रघुवीर शेखावत से कहा, भैया माफ कीजिएगा, मगर बलबीर सर ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अगले 3 घंटे तक उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। दरअसल बलबीर सर ने सूरज से यह भी कहा था कि वह रघुवीर शेखावत से मिलना नहीं चाहते, और जब भी रघुवीर शेखावत अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए एकेडमी में आए तो वो किसी भी तरह से बच्चे को ट्रेनिंग एकेडमी में भेजकर रघुवीर शेखावत को रिसेप्शन एरिया में ही वापस भेज देना। बलबीर सर के हजारों स्टूडेंट दिल्ली और दुनिया भर से आए हुए बच्चे थे, जो बलबीर सर की सिर्फ न रिस्पेक्ट करते थे बल्कि उनके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन सारे स्टूडेंट ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का अच्छा इस्तेमाल किया था। कोई पुलिस में था तो कोई आर्मी में, किसी ने खुद की ट्रेनिंग एकेडमी खोली थी तो कोई बड़ा बिजनेसमैन था, मगर रघुवीर शेखावत इकलौता ऐसा स्टूडेंट था जिसने शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए इलीगल बिजनेस का सहारा लिया था, और बलबीर सर को इस बात से सख्त नफरत थी। जब सूरज ने रघुवीर शेखावत को अंदर जाने से मना किया, तब कुछ देर तक रघुवीर शेखावत ने बड़े ही गुस्से से सूरज को देखता रहा, मगर वह जानता था कि एकेडमी में खड़े होकर वह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। रघुवीर शेखावत किसी भी तरह से बलबीर सर को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए रघुवीर शेखावत ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। रघुवीर शेखावत लगभग 2 घंटे सूरज के पास बैठकर बलबीर सर का इंतजार करता रहा। जब उसे लगा अब रुकने का कोई फायदा नहीं, तो रघुवीर शेखावत एकेडमी से निकलकर सीधा जहांगीर के घर गया। जहांगीर अपने जिम में वर्कआउट कर रहा था। तभी अचानक जिम के अंदर अपना एक हाथ जेब में डालते हुए रघुवीर शेखावत आ गया और हाथों में डंबल पकड़े हुए जहांगीर से कहने लगा, वाह भाई जहांगीर, तुम्हारी बॉडी तो ऐसी है जैसे एक ही पंच में 10 लोगों को ढेर कर दोगे। आई लाइक दैट। रघुवीर को इस तरह अपने जिम में आया देखकर जहांगीर चौंक गया। जहांगीर के बॉडीगार्ड ने अपनी जेब में हाथ डालकर गन निकालने की तैयारी कर ली थी। तभी उन्हें रोकते हुए रघुवीर शेखावत ने कहा, वहीं रुक जाओ, मैं तो यहाँ पर एक बिजनेस डील करने आया हूँ जहांगीर के साथ। डंबल नीचे रखते हुए जहांगीर ने शेखावत से पूछा, बिजनेस? किस तरह का बिजनेस? हम दोनों के बीच पहले से ही सारे बिजनेस का बंटवारा हो चुका है। जो इलाके मेरे अंदर में आते हैं वहां तुम दखल नहीं देते, और जो इलाके तुम्हारे अंदर में आते हैं वहां मैं दखल नहीं देता। फिर यह कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो तुम रघुवीर? रघुवीर ने पास पड़ी एक पानी की बोतल उठाकर कहा, भाई मैं तुम्हारे रेसिंग ट्रैक वाले बिजनेस की बात कर रहा हूँ। वहां से प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है तुम्हें। मैं वह पूरा रेसिंग ट्रैक खरीदना चाहता हूँ। जहांगीर ने पिछले कई सालों से रेसिंग के धंधे से काफी पैसा बनाया था। रघुवीर की इस बात पर हैरान होते हुए जहांगीर ने कहा, मैं जितना मुनाफा कमाता हूँ वहां से वह मेरे लिए बहुत है, मगर तुम अचानक इस बिजनेस में क्यों एंटर होना चाहते हो? रघुवीर शेखावत ने मुस्कुराते हुए बड़े ही स्टाइल से जहांगीर से कहा, बात दरअसल यह है कि जितना मुनाफा होना चाहिए उतना मुनाफा तुम करते नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कैश 15 करोड़ देकर वह प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। जहांगीर को अचानक ही यह बात रियलाइज हुई कि जब से अनिका ने उस रेसिंग ट्रैक पर रेस जीती थी, लोग अब बढ़ चढ़कर रेस में पैसा लगाने वाले थे, और अनिका की रेसिंग टेक्निक देखने के लिए भी लोग स्टैंड में हजारों रुपए खर्च करके रेस देखने आने वाले थे। राजवीर इसी रेसिंग ट्रैक खरीदना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अब प्रॉफिट लगभग 5 गुना होने वाला था। जहांगीर ने तौलिए से अपना पसीना पोंछते हुए रघुवीर से कहा, 15 करोड़ में तो वह फैक्ट्री की जमीन भी नहीं मिलेगी तुम्हें। पूरा का पूरा बिजनेस चाहते हो? रघुवीर ने पास की एक चेयर पर बैठते हुए कहा, मैं जितना दे रहा हूँ उसी में खुश रहना सीखो जहांगीर। यह बात मैंने तुमसे पहले भी कही है। रघुवीर की यह बात सुनते ही जहांगीर के आदमी रघुवीर की ओर आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें रोकते हुए रघुवीर ने कहा, अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ आराम से, वरना मेरी एक आवाज पर इतने लोग तुम्हारी इस जगह पर हमला करेंगे
कि यहाँ पर लाशें गिनना मुश्किल हो जाएगा। जहांगीर ने अपने आदमियों को हाथ से इशारे से शांत रहने को कहा। अपना सूट सीधा करते हुए रघुवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर जाते हुए जहांगीर से कहा, सोच लेना, बहुत अच्छी ऑफर है, ऐसी ऑफर मैं दोबारा नहीं दूंगा। और हाँ, जरा यह पता लगा लेना यहाँ आने से पहले मैं कहाँ था। यह कहते हुए रघुवीर जहांगीर के जिम से निकल गया। जहांगीर और उसके साथी रघुवीर की बात पर हैरान थे। लगभग 10 मिनट बाद जहांगीर के एक साथी ने जहांगीर से कहा, भाई, यह रघुवीर शेखावत बलबीर सर की एकेडमी में था यहाँ आने से पहले। यह बात सुनकर जहांगीर को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। बलबीर सर का एक ऐसा नाम था जिनके पीछे उनके शागिर्द अपनी जान भी दे सकते थे और किसी की जान भी ले सकते थे। रेसिंग ट्रैक में आखिर बलबीर सर और ब्रह्मपुत्र एकेडमी को क्या इंटरेस्ट पड़ा होगा, यह बात जहांगीर समझ नहीं पा रहा था। जहांगीर यह भी जानता था कि अगर बलबीर सर ने प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लिया है तो जहांगीर को किसी भी हाल में वह प्रॉपर्टी रघुवीर के नाम करनी होगी। जहांगीर ने अपने साथी से कहा, अनिका ने उस दिन कार रेसिंग में काफी फैन फॉलोइंग इकट्ठा कर ली थी। अब क्लब अनिका के नाम पर काफी ज्यादा प्रॉफिट करने वाला था। अगर किसी भी तरह यह रघुवीर को इस बात का फायदा नहीं होना चाहिए। जिम में पीछे के दरवाजे के पास खड़ी फातिमा ने यह सब कुछ सुन लिया था। फातिमा बड़ी ही गुस्से में जहांगीर के पास आई और कहने लगी, हम इस तरह किसी को हमारी मेहनत का फायदा नहीं उठाने दे सकते। आने वाली कई रेस तक क्रिस रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा और अनिका ही उसकी जगह पर रेस में उतरेगी। मैं अभी अनिका को कॉल लगाकर कह देती हूँ कि उसे रेस में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ, अगर इस रघुवीर के बच्चे ने जबरदस्ती हमसे हमारी रेसिंग क्लब छीन भी ली तो उसे चलाता कैसे है, ये हम भी देखते हैं। फातिमा अनिका को कॉल लगाने वाली थी, तभी जहांगीर ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दो, अभी अनिका को कॉल मत लगाओ। मैं एक काम करता हूँ, बलबीर सर से मिलता हूँ। अगर हम किसी तरह उन्हें अपने साथ मिला लें तो आई मुसीबत को टाल सकते हैं। फातिमा ने निराश होते हुए जहांगीर से कहा, बिना कुछ किए हमें ब्रह्मपुत्र एकेडमी को प्रॉफिट में से हिस्सा देना होगा। फातिमा को समझाते हुए जहांगीर ने कहा, बलबीर सर का नाम बहुत बड़ा है, उन्हें साथ में मिला लिया तो कोई हमारे बिजनेस पर आंख डालने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर मैं काफी दिनों से उसके राइवल सुखवीर के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोच ही रहा था। अगर बलबीर सर को यही ऑफर देता हूँ और वह मान जाते हैं तो और भी अच्छा होगा। तभी जहांगीर का एक आदमी दौड़कर जिम के अंदर आया और जहांगीर से कहने लगा, भाई, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। ब्रह्मपुत्र एकेडमी फिलहाल सूरज नाम का एक शागिर्द चलाता है। कहा जाता है सूरज बलबीर सर का आखिर शागिर्द है और यह भी पता चलता है कि अभी अभी रघुवीर शेखावत सूरज के साथ काफी देर तक मीटिंग में बैठा था। लगता है दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा समझौता हुआ है। बलबीर सर की तो अब उम्र हो चुकी है, इसलिए एकेडमी का ज्यादातर काम सूरज ही संभालता है। मुझे लगता है कि अब वहां पर जाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि सूरज और रघुवीर शेखावत के बीच पहले ही समझौता हो चुका है। मगर हाँ, मुझे यह भी पता चला है कि बलबीर सर अगर किसी की बात मानते हैं तो वह है एकेडमी की दीदी। इस दीदी को ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, मगर दीदी की बात सूरज तो क्या, खुद बलबीर सर भी नहीं टालते। दीदी ने लिया हुआ डिसीजन ब्रह्मपुत्र एकेडमी के लिए आखिरी फैसले के समान है। अगर किसी तरह हम दीदी से बात करें तो हमारे क्लब को बचाया जा सकता है। अपने आदमी की इस बात पर हैरान जहांगीर फातिमा की ओर देखने लगा। जहांगीर ने फातिमा से पूछा, दिल्ली में इतनी पावरफुल औरत कौन है, क्या तुम इस दीदी को जानती हो? हैरान फातिमा ने अपना सर ना में हिला दिया। फातिमा ने जहांगीर से कहा, इतनी पावरफुल औरत दिल्ली में है और मुझे पता नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे नाम क्या है उस दीदी का? जब जहांगीर और फातिमा उस आदमी की ओर देखने लगे तो उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की मगर नाम नहीं पता लगा पाया। एकेडमी के सारे लोग बस उन्हें दीदी के नाम से ही बुलाते हैं। और तो और
इस सूरज और बलबीर सर के अलावा किसी ने दीदी की शक्ल भी नहीं देखी है। जहांगीर ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसते हुए अपने आदमियों से कहा, एक काम करो, सब लोग किसी भी तरह से इस दीदी के बारे में पता लगाओ। मेरी दीदी के साथ मीटिंग होनी बहुत जरूरी है। मल्होत्रा हाउस। अनिका ने जैसे ही अपने बेडरूम में अपनी आंखें खोली, अनिका ने फोन में टाइम देखा। दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी अनिका की नजर आर्यन के मैसेज पर पड़ी। आर्यन ने मैसेज में अनिका को लिखा था, मॉम, मैं आज बलबीर सर के पास एकेडमी जा रहा हूँ। आर्यन का यह मैसेज पढ़ते ही अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन ने उसे सिग्नल दिया था कि बलबीर सर की एकेडमी से आसानी से वो रिया के साथ अदला बदली करके अपनी माँ के पास आ सकता है। अनिका भी चाहती थी कि आर्यन उसके साथ रहे। ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि अनिका को रिया से ज्यादा आर्यन पसंद था। वह दोनों को बेहद प्यार करती थी, मगर अनिका जानती थी आर्यन बचपन से अपनी माँ से दूर रहा है और आर्यन के सेल्फ कॉन्फिडेंस में पिछले दिनों से काफी सुधार आने लगा था। आर्यन रिया बनकर स्कूल जाता था, नए दोस्त बनाता था, लोगों के साथ बातचीत करता, इंटरेक्ट करना, यह सब कुछ आर्यन धीरे धीरे सीखने लगा था। मारवा हाउस में बचपन से ही आर्यन को बहुत ही प्राइवेट और अकेले रखा गया था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आर्यन का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया था। अनिका के साथ रहने के बाद आर्यन का कॉन्फिडेंस और उसकी इंटरएक्टिव कैपेबिलिटीज भी काफी बढ़ गई थी। अनिका ने आर्यन को वॉइस मैसेज करते हुए पूछा, सेल आई कम टू पिक यू अप? आर्यन बलबीर सर के साथ ट्रेनिंग ले रहा था। कुछ देर बाद जब आर्यन ने अपनी मॉम का मैसेज सुना तो रिप्लाई करते हुए लिखा, आई थिंक यू शुड आस्क रिया फर्स्ट। आर्यन पर यह मैसेज पढ़कर अनिका को थोड़ा अजीब लगा। अनिका के मन में एक बार ख्याल आया कि क्या आर्यन और रिया के बीच कोई सिबलिंग राइवलरी चल रही थी कि मम्मा इससे ज्यादा प्यार करती है। मगर यह ख्याल आते ही अनिका ने यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और आर्यन को मैसेज करते हुए लिखा, मॉम विल पिक यू अप टुडे फ्रॉम ही डिड एकेडमी। यह मैसेज करने के बाद अनिका जल्दी से तैयार हुई। रिया की स्कूल की छुट्टी का टाइम होने ही वाला था। वैसे तो श्रेया रोज की तरह रिया को स्कूल से घर लाने वाली थी, मगर आज अनिका को स्कूल पहुंचकर रिया को पिक करना था ताकि वो आर्यन के साथ उसकी अदला बदली कर सके। अनिका जल्दी से तैयार हुई और तेज कार चलाती हुई स्कूल पहुंची। जैसे ही रिया और श्रेया स्कूल के मेन गेट से बाहर निकले, अनिका ने ठीक गेट के सामने वाली अपनी कार रोकी। अनिका को देखते ही श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। कार के अंदर बैठते हुए श्रेया ने अनिका से कहा, अरे वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, तुम हमें पिक करने आई हो। रिया भी पीछे की सीट पर उछलकर बैठी और पीछे से अपनी मम्मा को हग करते हुए कहा, वाह मम्मा, तुम आज स्पेशली हमें पिक करने आई हो, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी श्रेया की ओर देखते हुए अनिका ने कहा, मैं सिर्फ रिया को पिकअप करने आई हूँ, तुम्हें खुद ही घर जाना होगा। यह बात सुनते ही श्रेया और रिया दोनों हैरान हो गए। फिर रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए अनिका ने कहा, तुम्हें मेरे साथ बलबीर सर की एकेडमी में आना है, चलोगी ना? अपनी मम्मा के मुंह से यह बात सुनते ही नन्ही सी रिया के चेहरे से हंसी गायब हो गई। रिया समझ चुकी थी कि उसकी मम्मा एकेडमी में जाकर उसकी अपने भाई के साथ अदला बदली करने वाली थी। नन्ही सी रिया मन ही मन सोचने लगी थी कि क्या उसकी मम्मा को अब उसके भाई के साथ रहना ज्यादा पसंद था। नन्ही सी रिया मन ही मन अपने आप को मनाने लगी। वैसे रिया को अपने डैड के साथ रहना भी बहुत पसंद था। रोहित उसे जो मर्जी करने देता, जो मर्जी खाने देता। बड़े से मारवा हाउस में रिया को बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था। ना तो उसे स्कूल जाने की कोई जरूरत थी और ना ही पढ़ाई करने की। यह सब सोचते ही रिया के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अनिका से कहा, ओके मम्मा, चलो हम एकेडमी जाते हैं। रिया को स्कूल से पिक करने के बाद अनिका तेजी से गाड़ी बलबीर सर की ब्रह्मपुत्र एकेडमी की तरफ ले जाने लगी। अनिका जानती थी आर्यन की ट्रेनिंग पूरी होने की वाली है और किसी भी वक्त रोहित आर्यन को पिक करने एकेडमी पहुंच सकता था। अनिका को रोहित के पहुंचने से पहले ही
आर्यन और रिया की अदला बदली करनी थी। कुछ ही देर में अनिका एकेडमी पहुंची। जैसे ही अनिका नन्ही सी रिया के साथ एंटर हुई, काउंटर पर बैठा सूरज तेजी से अनिका के पास आया और अनिका के पीछे चलते हुए कहने लगा, दीदी कुछ लोग मुझे फोन कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या कहूँ मैं उनसे। अनिका पहले से ही काफी चीजों में बिजी थी। अब एकेडमी की जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर वह अपने आप को ओवर कमिट नहीं करना चाहती थी। अनिका ने सूरज से कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं एकेडमी की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं ले सकती। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती और किसी को मेरे बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए। अनिका रिया को लेकर सीधे ट्रेनिंग रिंग की ओर चल रही थी। पीछे चल रहे सूरज ने अनिका से कहा, मगर दीदी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और फिर आप तो जानती है कि बलबीर सर अब एडमिनिस्ट्रेशन से दूर ही रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक बार पूछ लूं। अनिका अचानक ही अपनी जगह पर रुक गई और मुड़कर सूरज से कहने लगी, देखो सर की अब उम्र होने लगी है, एकेडमी की एडमिनिस्ट्रेशन अब तुमको संभालनी है, और हाँ एकेडमी को अगर पैसों की जरूरत है तो मुझसे कह देना, मगर एकेडमी को बेबी सीटर हाउस नहीं बनने देना। बलबीर सर ने बहुत ही मेहनत और लगन से इस एकेडमी का नाम ऊंचा किया है, हम उसे मिट्टी में नहीं मिलने दे सकते। सूरज ने इस बात पर अपनी नजरें नीची कर ली और अनिका से कहा, ठीक है, मैं उस पास्ट स्टूडेंट के बेटे से कह देता हूँ कि वो अपने फ्रेंड्स को नहीं ला सकता, मगर दीदी हमने उन बच्चों को ट्रेन करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए। पैसों के लिए मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। सूरज के कंधे पर अनिका ने हाथ रखा और ट्रेनिंग रिंग में चली गई। आर्यन और रिया की अदला बदली करने के बाद अनिका आर्यन को लेकर वापस जाने लगी। तभी एकेडमी के गेट से रोहित की कार एंटर हुई। कार पार्क करते वक्त रोहित बस यही सोच रहा था कि आज उसे एकेडमी से क्या सरप्राइज मिलने वाली थी। क्या आर्यन और रिया ने आपस अदला बदली कर ली थी? क्या रोहित फिर से अपनी नन्ही सी गुड़िया के साथ कुछ और वक्त बिता पाएगा? रोहित आर्यन से बहुत प्यार करता था। बचपन से ही रोहित ने आर्यन का बहुत ख्याल रखा था, मगर पिछले कुछ दिनों से अपनी नन्ही सी गुड़िया के साथ रहने के बाद रोहित उसे मन ही मन बहुत मिस करता था। रोहित यह भी जानता था कि अनिका एक डॉक्टर थी और आर्यन के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में अनिका की परवरिश का बहुत बड़ा हाथ था। जब रोहित कार से उतरा तो उसने सामने से अनिका और आर्यन को आते हुए देखा। इससे पहले कि अनिका और रोहित एक दूसरे से छिपने की कोशिश करते, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। अपनी मॉम अनिका का हाथ पकड़े हुए नन्हा सा आर्यन और उनके ठीक सामने रोहित मारवा, तीनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए थे। अनिका रोहित को देखकर अपनी जगह पर एक स्टैचू की तरह खड़ी हो गई थी। अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ रखा था। रोहित की नजर अनिका की हाथों पर पड़ी। तभी अचानक आर्यन का हाथ छोड़ते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा आप यहाँ? यह बात कहने के बाद अनिका ने रियलाइज किया कि उसने बहुत ही सिली सवाल पूछा था रोहित मारवा से। आखिर वह अपने बेटे आर्यन को एकेडमी से पिक करने आया था। रोहित जानता था कि अनिका यहाँ आर्यन और रिया की अदला बदली करने आई थी। रोहित नहीं चाहता था कि आर्यन और अनिका किसी भी तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें। इसलिए अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलते हुए रोहित ने अनिका को एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, मैं समझ गया आप यहाँ क्यों आए हैं। रोहित की यह बात सुनते ही अनिका को लगा कि आज माँ और बच्चों के बीच का सीक्रेट रोहित ने जान लिया था। तभी अपनी बियर्ड्स को अपनी एक उंगली से खुजाते हुए रोहित ने आर्यन की ओर देखा और कहा, जरूर आप आर्यन से मिलने आई होंगी। मैं समझ सकता हूँ, मनाली में आप दोनों की काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप मेरे बेटे आर्यन को बहुत पसंद करती हैं, और आर्यन भी आपको उतना ही पसंद करता है। इसलिए आपको लगा होगा कि शायद मैं आपको आर्यन से मिलने की इजाजत ना दूं, इसलिए आप उसे यहाँ इस तरह मिलने आ गई। यह कहते हुए रोहित ने खुद ही अनिका को एक जवाब बना कर दिया था। अनिका को बस हाँ कहना था। अनिका ने भी रोहित की इस बात पर धीरे से हाँ में अपना सर हिला दिया।
आर्यन अपने डैड को हैरानी से देखने लगा। आर्यन जानता था कि उसके डैड कभी भी किसी को आर्यन से इस तरह नहीं मिलने दे सकते थे। रोहित मारवा ने आर्यन को बचपन से ही लोगों से बहुत दूर रखा था। अगर कोई अनजान इंसान गलती से भी आर्यन के पास आ जाता तो रोहित पूरी सिक्योरिटी गार्ड की टीम को फायर कर देता था। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ था जो रोहित का बिहेवियर इतना बदल गया था। फिर रोहित ने बात को आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसे कुछ देर अपने साथ अपने घर मल्होत्रा उसमें ले जाइए। आर्यन आपकी बेटी से भी मिलेगा जुलेगा, दोनों के बीच जान पहचान होगी। कुछ देर अगर आर्यन आपके साथ वक्त गुजारेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं। अनिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित मारवा कुछ ही दिनों पहले अपने बेटे के लिए इतना पॉसेसिव था कि अपने बेटे से बात करने के लिए उसने अनिका को पुलिस की धमकी तक दे दी थी। वह रोहित मारवा अपने बेटे को अनिका के हवाले कर रहा था। अनिका एक माँ थी जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक बार उसके मन में यह भी ख्याल आया कि दोनों बच्चों के साथ वह देश छोड़कर कहीं दूर चली जाए, मगर यह ख्याल आते ही अनिका ने इस बात को अपने दिल से निकाल दिया और अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर अनिका ने रोहित से कहा, ओके, आई विल ड्रॉप आर्यन इन द इवनिंग। रोहित यह सुनने के बाद अनिका और आर्यन को बाई कहकर अपनी कार की ओर जाने लगा। अचानक कि पीछे मुड़कर रोहित ने अनिका से कहा, बाय द वे, मुझे लगता है कि बच्चों की घुलने मिलने के साथ अब मम्मी पापा को भी आपस में मिलते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से हर 2-3 दिन में एक बार लंच या डिनर पर तो मिल ही सकते हैं। आर्यन का हाथ पकड़ते हुए अनिका ने रोहित से कहा, जी आप बहुत बिजी इंसान हैं मिस्टर मारवा। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, आपसे कोई खास ज्यादा नहीं, आप इतना कुछ करती हैं फिर भी किसी न किसी तरह बच्चों के लिए वक्त निकाल लेती हैं। आप जैसी टैलेंटेड लड़की जो इतनी अच्छी रेस कार चैंपियन हो, उसे बीच में कहीं इम्पोर्टेंट सर्जरी और ऑपरेशन भी तो करने होते हैं, क्यों डॉक्टर अमृता? जब रोहित ने यह बात कही तो कुछ देर अनिका को यह रियलाइज नहीं हुआ कि रोहित ने उसे डॉक्टर अमृता कहकर पुकारा था। अनिका ने बस जवाब देते हुए रोहित से कहा, जी वह तो है मिस्टर मारवा। इस बात पर मुस्कुराते हुए रोहित ने कहा, ठीक है, फिर 2 दिन बाद हम एक डेट पर मिलेंगे। यह बात पक्की रही। अनिका जानती थी कि रोहित उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगा था, मगर इस बार अनिका के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अनिका आर्यन का हाथ पकड़कर निकलने लगी, तभी अनिका का फोन बजने लगा। जैसे ही अनिका ने फोन उठाया, एक तेज आवाज अनिका के कानों पर पड़ी, लॉन्ग टाइम नो सी मिस अनिका। मैंने कभी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खूबसूरत और मासूम दिखने वाली लड़की दुनिया की सबसे अच्छी रेस कार ड्राइवर हो सकती है। जब हम पहले मिले थे तब एक दूसरे के अपोजिट टीम में थे, मगर अब हालात बदल सकते हैं। अब हम एक ही टीम में हो सकते हैं। मैं चाहता था कि हम एक बार पर्सनली मिलें और कार रेसिंग क्लब की पार्टनरशिप के बारे में बात करें। यह बातें सुनकर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि फोन पर कौन बोल रहा था। अनिका ने फोन पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, कौन बोल रहे हो तुम? तभी एक धीमी और सॉफ्ट आवाज में फोन करने वाले ने अनिका से कहा, मैं तुम्हारा बिक्की। आवाज नहीं पहचान पाई? अनिका बिक्की को पूरी तरह भूल चुकी थी। अनिका ने फोन पर हैरान होते हुए पूछा, कौन बिक्की? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? कुछ देर खामोश रहने के बाद बिक्की ने जवाब देते हुए कहा, अनिका मैं बिक्की, याद नहीं? मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। अभी रेस में तुमने मेरी ही टीम को हराकर टाइटल जीता। शास्त्री फार्मास्यूटिकल के मालिक कल्याण शास्त्री का बेटा बिक्की शास्त्री। बिक्की की पहचान सुनते ही अनिका ने अपनी आंखें ऊपर चढ़ा ली और बिल्कुल दबी हुई आवाज में कहा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? अनिका की इस बात पर आवाज ऊंची करते हुए बिक्की ने कहा, अब ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है और किस पार्टनरशिप डीड के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी के अभी मुझसे मिलने आओ, तुम्हारा मंगेतर मेरे कब्जे में है।
विक्की की यह आवाज सुनकर अनिका के होश उड़ गए। अनिका ने अपनी आवाज में इरिटेशन लाते हुए विक्की से कहा, तुम होश में तो हो मेरा मंगेतर? ये क्या कह रहे हो तुम? अनिका विक्की से बहुत इरिटेट हो चुकी थी। यह कहने के बाद अनिका ने तुरंत फोन काट दिया। अनिका ने काफी वक्त पहले ही कुणाल डोगरा के साथ अपनी शादी तोड़ दी थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि विक्की आखिर किसके बारे में बात कर रहा था। अनिका इससे पहले 2 बार विक्की से मिली थी। अनिका अब तक इतना जान चुकी थी कि विक्की एक बहुत ही इरिटेटिंग और अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा था। इसलिए अनिका विक्की की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी। मगर तभी अनिका के सेल फोन पर उसकी प्राइवेट नंबर से एक वीडियो भेजा गया था। जब अनिका ने वीडियो डाउनलोड करके देखा तो एक अंधेरे के कमरे में एक 30-35 साल के आदमी को चेयर पर बांधा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे विक्की ने किसी को जबरदस्ती किडनैप करके अपना बंदी बना लिया हो। जब अनिका ने वीडियो को गौर से देखा तो वह रस्सियों से बंधा हुआ आदमी आशीष डोगरा था। हालांकि आशीष डोगरा अनिका का मंगेतर नहीं था, मगर आशीष ने उस दिन सबके सामने अनिका की मां स्वाति की रिकॉर्डिंग सबको सुनाकर कहीं न कहीं अनिका पर लगे झूठे इल्जाम से उसे बचाया था। आशीष जितने भी बार अनिका से मिला था बहुत ही पोलाइटली और एक जेंटलमैन इंसान की छाप छोड़ी थी। अनिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्की ने आशीष को क्यों किडनैप किया था। तभी उसी प्राइवेट नंबर से अनिका को एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ यहाँ आने के लिए। मैं जानता हूँ तुम कार बहुत तेज चला सकती हो। अगर तुम लेट हुई तो हर 5 मिनट के बाद तुम्हारा मंगेतर अपनी एक उंगली खो देगा। होप टू सी यू सुन। यह मैसेज पढ़कर अनिका हैरान हो गई। चाहे आशीष डोगरा अनिका का मंगेतर नहीं था, मगर अनिका किसी भी तरह आशीष को इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहती थी। अनिका ने अपने पास खड़े आर्यन की ओर देखा और कहा, तुम थोड़ी देर यही रुको, मॉम को एक जरूरी काम से कहीं जाना है। मैं जल्द आकर तुम्हें पिकअप करूंगी। आर्यन ने एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में अपना सर हिला दिया। जैसे ही अनिका अपनी कार की ओर बढ़ने लगी, अनिका ने नोटिस किया कि रोहित मारवा भी अनिका के पीछे पीछे चल रहा था। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या हुआ, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? रोहित ने जवाब देते हुए कहा, मैंने अभी अभी आपको फोन पर किसी के साथ अपने मंगेतर के बारे में बात करते हुए सुना है। अभी अभी कुछ देर पहले आपने मेरे साथ डेट पर जाने का वादा किया और अब इस तरह। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कहता, अनिका ने रोहित से कहा, दरअसल वह आशीष के बारे में बात कर रहा था। आशीष जिससे आप उस दिन होटल में मिले थे। रोहित ने अपनी उंगलियों से अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, याद आया। हाँ, वह आशीष डोगरा, वह तो आपका एक्स मंगेतर है, राइट? ठीक है, मगर जब अब हम ऑफिशियली डेट करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि आप जब उससे मिलने जाए तो मेरा आपके साथ होना बहुत जरूरी है। जब रोहित और अनिका यह सारी बातें कर रहे थे तब तक अनिका अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी थी। रोहित भी पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर बगल वाली सीट पर बैठ गया। अनिका ने इरिटेट होकर थोड़ा गुस्से से रोहित से पूछा, क्या आप मेरे साथ चलने वाले हैं? रोहित ने सीट बेल्ट लगाते हुए अनिका से कहा, इफ यू डोंट माइंड, थैंक यू वेरी मच। रोहित का जवाब सुनकर अनिका ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। अनिका रोहित के साथ बातों में लगभग 5 मिनट ऑलरेडी गंवा चुकी थी। अनिका के पास अब रोहित के साथ आर्गुमेंट करने का टाइम नहीं था। अनिका ने कार स्टार्ट की और जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। कार एक झटके के साथ पीछे धुआं छोड़ते हुए तेजी से आगे निकलने लगी। अनिका ने कार के सिस्टम में विक्की के भेजा हुआ एड्रेस डाला और दिल्ली की सड़कों पर तेज कार चलाते हुए डेस्टिनेशन की ओर कार को तेजी से दौड़ाने लगी। मगर कार की सिस्टम पर अनिका यह देखकर हैरान रह गई कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए अनिका को लगभग 40 मिनट लगने वाले थे। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बतलाएं। आपकी एक कमेंट से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।